हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हमने 40 तक क्वेश्चन किए थे, तो चलिए उससे आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम और रोम्बस का बेसिक देख लेते हैं ताकि फिर आपको अच्छे से समझ आ सके। तो एक होता है क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? जिस आकृति में चार भुजाएं हों वो कहलाता है चतुर्भुज। चतुर्भुज का क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में किए थे, 2-3 क्वेश्चन। उसमें क्या है कि हमें एक विकर्ण दे देगा और उस विकर्ण से शीर्ष लंबों पर दो दूरियां देगा, जिससे कि वो विकर्ण उस चतुर्भुज को दो समकोण त्रिभुजों में डिवाइड कर देगा। फिर वहां पर हम समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लगा के उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो चतुर्भुज में टाइप्स होते हैं। देखो, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं वाली आकृति, वो सभी इसके अंदर आती हैं। एक हो जाएगा यहाँ पर रेक्टेंगल यानी कि आयत, एक इसमें होता है स्क्वायर वर्ग, एक इसमें हो जाएगा ट्रेपेजियम यानी कि समलंब, एक इसमें हो जाएगा पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, एक इसमें हो जाएगा रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। अब हमने क्लास 1 में रेक्टेंगल पढ़ लिया था और स्क्वायर। अब इस वीडियो में हम ट्रेपेजियम, रोम्बस और पैरेललोग्राम को पढ़ लेते हैं और इस पे बेस क्वेश्चन भी कर लेते हैं, और इसी में हम सर्कल भी पढ़ेंगे। वो क्वेश्चन आएंगे तब उसको सोल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं ट्रेपेजियम पहले। ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज। ट्रेपेजियम क्या होता है? जिसमें दो भुजाएं पैरेलल हों, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल हों। ये दोनों भुजाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, इन्हें आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं भी जाकर टच नहीं करेंगे, और बाकी दो भुजाएं वो पैरेलल इसमें नहीं होती। तो इसमें हम इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2, इनको कुछ मान लो A मान लो, या फिर इनको मान लेते हैं B। तो इसमें इसका एरिया निकालना हो यानी कि क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एरिया हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई में इनके बीच की डिस्टेंस, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसकी मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों लाइंस के सम के, और इसका हाफ। तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को हमने यहाँ पर L1 और L2 से डिनोट किया है, तो ये हो जाएगा L1 प्लस में L2 मल्टीप्लाई में हाइट, इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस, और डिवाइड में 2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई में। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, इस पे हम क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे। और यहाँ पर A और B जो साइड हैं ये दोनों इक्वल हो भी सकती हैं और इक्वल नहीं भी हो सकती हैं। जिस आकृति में दोनों इक्वल होंगी उसको हम बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, मतलब समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। उसका यहाँ पर कुछ काम नहीं है, हमें बस यही याद रखनी है। अब पढ़ते हैं आगे हम पैरेललोग्राम और रोम्बस को। यानी कि समांतर चतुर्भुज। एक पढ़ेंगे यहाँ पर रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम होती है रेक्टेंगल की तरह, और रोम्बस बिल्कुल सेम होती है वर्ग की तरह, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, उसको समझ लेते हैं। अगर हम रेक्टेंगल को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो ये हमारी पैरेललोग्राम बन जाएगी।
इसमें क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और पैरेलल होती हैं। ऐसे ही हमने रेक्टेंगल में पढ़ा था। अगर इसको हम डिनोट कर ले ए बी सी डी से, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी बन जाएगी ए बी बराबर है सी डी के और बी सी बराबर है ए डी के, और ये दोनों पैरेलल भी हैं आपस में। ए बी पैरेलल हो जाएगी सी डी के, बी सी पैरेलल हो जाएगी ए डी के। सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। रेक्टेंगल में क्या था कि जो इंटरनल एंगल्स थे वो सभी 90 डिग्री के होते थे, लेकिन यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है। ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन नहीं है, थोड़ी टेढ़ी लाइन है, तो यहाँ पे 90 डिग्री के नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात है, जो आमने सामने के एंगल्स होंगे वो बराबर होंगे, मतलब एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के, और ऐसे ही एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के। अगर इसको हम थीटा माने तो ये भी थीटा हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी आती है यहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स की, कि एडजेसेंट एंगल का जोड़ 180 होगा, तो एंगल बी का एडजेसेंट एंगल हो जाएगा एंगल सी। तो इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, तभी इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा। तो एंगल बी जमा एंगल सी, इसका सम हो जाएगा 180, और ऐसे ही एंगल ए और एंगल डी का सम हो जाएगा 180। अब पढ़ते हैं इसके डायगोनल को। आमने सामने के अगर बिंदुओं को इनको मिला दें तो ये डायगोनल बन जाएगा। अब यहाँ पर जो डायगोनल हैं ए सी और इसको मिलाएंगे तो बी डी, तो ए सी और बी डी डायगोनल यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल में क्या होता है, दोनों डायगोनल इक्वल होते थे, यहाँ पर इक्वल नहीं है। ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। लेकिन जब ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को कट करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर ओ पर कट करते हैं, तो ये डायगोनल्स को बराबर हिस्सों में बांट देंगे। मतलब जो ए सी डायगोनल है ये दो बराबर भागों में बट जाएगा, ए ओ और ओ सी। तो ए ओ बराबर रहेगा ओ सी के, और ऐसे ही ओ बी बराबर रहेगा ओ डी के। और ये यहाँ पर 90 डिग्री पर भी कट नहीं करेंगे, ना ही रेक्टेंगल में कट करते थे, ना ही पैरेललोग्राम में कट करेंगे। वो स्क्वायर में करते थे, इसलिए 90 डिग्री पे कट रोम्बस में करेंगे। अब इसके क्षेत्रफल को समझ लेते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया होता है एक, अगर हम इसको माने ये है हमारा बेस, इस साइड को बी से डिनोट कर लेते हैं, इस साइड को हम ए से डिनोट कर लेते हैं। तो इसका एरिया हो जाएगा बेस मल्टीप्लाई में हाइट। अब हाइट कौन सी हो जाएगी, अगर इस पॉइंट को हम बिल्कुल सीधा लेके आए तो ये इसकी हाइट बन जाएगी। जो साइड ए है ये इसकी हाइट नहीं है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ये टेढ़ी है, तो इसकी हाइट नहीं बन सकती है। हाइट बन जाएगी यहाँ पर एच। तो एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अब हाइट हमें क्वेश्चन में नहीं देगा तो हम एरिया कैसे निकालेंगे उसको और समझते हैं। एक इसका एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा साइड मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस पे बेस हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे। यानी कि इसका मतलब हो जाएगा कि जो साइड हमें दे रखी होगी उन साइड के बीच की ही दूरी यहाँ पर हम लिखेंगे और वो साइड यहाँ पर लिखेंगे। इसको हम क्वेश्चन में और अच्छे से समझ लेंगे। अब चलते हैं रोम्बस पर। रोम्बस क्या होता है, ये वर्ग की तरह होता है, तो वर्ग को अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दें तो वो रोम्बस बन जाएगा, और इसमें सभी साइड बराबर होती हैं। ऐसा ही स्क्वायर में होता था, अगर ये साइड ए है तो ये भी ए हो जाएगी, चारों साइड ए हो जाएंगी। और वैसे हमें इसका पैरामीटर निकालना हो तो पैरामीटर तो हमें पता है कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, सभी भुजाओं का जोड़ ही पैरामीटर कहलाता है। तो यहाँ पर हम जोड़ें अगर तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड में ए प्लस बी और इसका ट्वाइस। यही रेक्टेंगल का पैरामीटर होता था, यही इसका रहेगा। तो यहाँ पर सभी साइड्स बराबर हैं, ए बी बराबर बी सी के, ये बराबर हो जाएगी सी डी के, और ये बराबर हो जाएगी डी ए के। सेकंड प्रॉपर्टी आपस में सभी पैरेलल भी हैं, मतलब आमने सामने की बजाय पैरेलल भी हैं। उसके बाद चलते हम वैसे एंगल, यहाँ पर एंगल ये 90 डिग्री के नहीं है, बिल्कुल सीधी लाइन होती तो 90 डिग्री का एंगल होता, जैसे कि स्क्वायर में होता है 90 डिग्री का एंगल। लेकिन यहाँ पर ये एडजेसेंट एंगल, इनका जोड़ 180 रहेगा, मतलब एंगल बी जमा एंगल सी, यह 180 डिग्री के बराबर। ऐसे ही एंगल ए जमा एंगल डी 180 डिग्री के बराबर है, और आमने सामने के जो एंगल हैं वो भी हमारे बराबर रहेंगे। यानी कि एंगल बी बराबर रहेगा एंगल डी के,
और एंगल ए बराबर रहेगा एंगल सी के। उसके बाद इसके डायगोनल्स पर चलते हैं। अगर ए सी यहाँ पर एक डायगोनल है और बी डी एक अलग डायगोनल है, तो जो यहाँ पर डायगोनल्स होते हैं ये दोनों भी डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, यानी कि ए सी और बी डी ये डायगोनल्स भी बराबर नहीं रहेंगे। स्क्वायर में बराबर रहते थे, रेक्टेंगल में बराबर रहते थे, यहाँ दोनों जगह ही बराबर नहीं रहेंगे डायगोनल। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, जब ये दोनों डायगोनल्स आपस में कट करेंगे, मानते हैं कि ओ पर कट करेंगे तो ये 90 डिग्री पर कट करेंगे, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ऐसा ही स्क्वायर में होता था। अब यहाँ से अगर हमें एरिया निकालना चाहें तो एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा d1 मल्टीप्लाई में d2 डिवाइड में 2, यानी कि डायगोनल 1 और डायगोनल 2 विकर्ण 1 और विकर्ण 2 की मल्टीप्लाई करें और उसका आधा कर दें तो उससे हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। इसमें दोनों विकर्ण्स ने आपस में जहाँ कट किया था ओ पॉइंट पर, वहाँ पर ये 90 डिग्री पर कट हुए थे, यानी कि अगर हम इस त्रिभुज को देखें तो ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज बन जाएगी। और एक बात और लिखनी तो रहेगी यहाँ पर, तो डायगोनल्स हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगे, ए ओ और ओ सी बराबर रह जाएंगे, ए सी बराबर ए ओ बराबर ओ सी और बी ओ बराबर ओ डी। जब बाइसेक्ट करेंगे आपस में तो इन बराबर हिस्सों में बांट देंगे डायगोनल को। तो यहाँ पर ये त्रिभुज समकोण हो जाएगी ए ओ बी। अगर इसको हम ऐसे लिखें ए ओ बी, तो ये 90 डिग्री पर कट किया इसने। अगर यहाँ पर हम ए सी को D1 डायगोनल माने तो इस O पॉइंट ने इस डायगोनल को बराबर हिस्सों में तोड़ दिया था, या तो ए ओ हो जाएगा यहाँ पर D1/2। तो ए ओ हम मान लेते हैं D1/2 और ओ भी कितना हो जाएगा, अगर बी डी डायगोनल को हम D2 माने तो ओ ने इसको बराबर हिस्सों में तोड़ दिया था, तो ओ बी की लेंथ हो जाएगी D2/2। तो ये हो जाएगा D2/2। और ये क्या है, ए बी यहाँ पर साइड ए। तो जब हमें डायगोनल्स दे दे तो हम उससे साइड निकाल सकते हैं। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज होती है, इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, तो D2/2 का स्क्वायर इज इक्वल मतलब प्लस में D1/2 इसका स्क्वायर। ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। तो जब हमें दोनों डायगोनल्स की वैल्यू दे दे और हमें साइड निकालनी हो तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं। एक फॉर्मूला में यहाँ से ये याद रखना है, एक ये याद रखना है और एक हमें यहाँ से ये याद रखना है। तो ये तीन फॉर्मूले हमें यहाँ से याद रखने हैं। पैरामीटर तो वही हो जाएगा, लेंथ ऑफ बाउंड्री सभी भुजाओं का जोड़। तो सभी भुजाएं क्या है, 4a हो जाएंगी, सभी भुजाओं का जोड़ 4a। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 41। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर वह 12 सेंटीमीटर है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 8 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताओ। तो हमें आकृति कौन सी दे रखी है, समलंब यानी कि ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में दो साइड्स पैरेलल होती हैं और इसने इन दोनों पैरेलल लाइंस की लंबाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी लाइन है वो 16 सेंटीमीटर की हो जाएगी, छोटी 12 सेंटीमीटर की। उसके बाद हमें बोला है दोनों समांतर भुजाएं, दोनों पैरेलल लाइन यही थी, इनके बीच की दूरी, तो इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो है 8 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्षेत्रफल निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा था 1/2 मल्टीप्लाई में सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो इन दोनों का सम 12 + 16 मल्टीप्लाई में हाइट मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 8। इसको सोल्व कर लेंगे 1/2 मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 28, ये 8 सोल्व करेंगे तो 14, 14 8 112 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 16 सेंटीमीटर वह 12 सेंटीमीटर है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। दो भुजाएं तो समांतर हैं और उन दोनों समांतर भुजाओं की लंबाई हमें दे रखी है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर। इनके लंबवत दूरी दे रखी है हमें 12 सेंटीमीटर। हमें क्षेत्रफल निकालना है।
तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, दोनों समांतर भुजाओं का जोड़। तो 16 और 22 28 मल्टीप्लाई में इनके बीच की दूरी कितनी है 12। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ से आएगा 14, 12 गुणा 14, 12 चौके 48, ऐसे लगी 4, 12 कम 12 और 4 16, तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर वह 8 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है तो छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताओ। तो हमें यहाँ पर एक पैरेललोग्राम देख रखा है, तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं पैरेललोग्राम का। अब यहाँ पर हमें क्या दे रखा है कि संलग्न भुजाओं की लंबाई, यानी कि जो आसपास की भुजाएं हैं उनकी लंबाई, अगर ये 12 है तो इसके साथ में जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर की। अभी हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम में कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 12 है तो ये भी 12, ये 8 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 8 हो जाएगी। उसके बाद यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी, तो बड़ी भुजा यहाँ पर 12 है तो इसके बीच लंबवत दूरी, तो ये भी 12 है, और इनके बीच की जो लंबवत दूरी है वो हमें दे रखी है 6 सेंटीमीटर। हमसे बोला कि छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताओ। ये 8 है तो ये भी 8, और इन छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी हमें निकालनी है, यानी कि हमें ये x निकालना है, अगर इसको x माने तो हमने पैरेललोग्राम में एक फॉर्मूला पढ़ा था क्षेत्रफल का। क्या होता है क्षेत्रफल? साइड, अगर साइड हम यहाँ पर एक बार 12 को ले लेते हैं तो 12 मल्टीप्लाई में इसी साइड के जो दोनों साइड है इनके बीच की जो दूरी होगी वो कोरस्पोंडिंग साइड्स के बीच की डिस्टेंस, तो यहाँ पर है 6, इन दोनों बीच की दूरी 6 है, तो ये हो जाएगा 12 6 के 72 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो क्षेत्रफल को हम दूसरी साइड से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर साइड है 8 और इन दोनों साइड्स के बीच की दूरी कितनी है x, या हम इसको d मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो ये हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल तो हमने निकाला था 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 72 बराबर 8 गुणा x। इसको सोल्व करेंगे तो 8 में 72, यानी कि इनके दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। 43 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं की लंबाई 30 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर है। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6 सेंटीमीटर है, छोटी भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बताओ। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बनाना है। उसके बाद बोला है किसकी जो संलग्न भुजाएं हैं उनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, तो ये भी 30 हो जाएगी और इसके सामने जो है वो भी 20 हो जाएगी। और जो बड़ी भुजाओं के बीच की जो लंबवत दूरी है वो है 6 सेंटीमीटर, तो हमें छोटी भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो निकालनी है, यानी कि हमें डिस्टेंस निकालनी है यहाँ पर। तो वही फॉर्मूला लगा लेंगे एरिया का। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइड, अगर साइड यहाँ पर 30 लें तो इनके बीच की दूरी, यहाँ पर भुजाएं दोनों 30 हैं, इनके बीच की दूरी है 6, तो ये एरिया हो जाएगा। अगर इस साइड से एरिया निकालना चाहें तो साइड है 20 और इनके बीच की दूरी कितनी है d, तो एरिया बराबर हो जाएगा। किसी भी साइड से निकाले तो एरिया तो समान ही रहेगा। इसको सोल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 3, 3 3 9, तो डिस्टेंस हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। 44 में ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो हमें एक रोम्बस दे रखा है। सबसे पहले रोम्बस बना लेते हैं। रोम्बस में क्या होता है? सभी भुजाएं समान होती हैं, तो यहाँ पर हमें भुजाएं तो दे नहीं रखी, हमें दे रखे हैं डायगोनल्स। विकर्ण एक दे रखा 24 और एक 10, तो ये विकर्ण लंबा होगा, यानी कि ये 24 होगा और ये 10 सेंटीमीटर में दे रखा है। हमें यहाँ पर इसका क्षेत्रफल निकालना है, एरिया हमें यहाँ पर निकालना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई में d1 मल्टीप्लाई में d2, तो दोनों डायगोनल्स का हमें मल्टीप्लाई करना है। 24 मल्टीप्लाई में 10 और 2 से फिर इसको डिवाइड कर देना है। सोल्व करेंगे 12 गुणा 10 120 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। 45 में ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो एरिया हमें निकालना है, यह हो जाएगा 1/2 d1 मल्टीप्लाई में d2, तो डायगोनल 1 हमें यहाँ पर दे रखा है 6 और एक दे रखा 8,
तो इनकी मल्टीप्लाई करें इसका आधा गणा तो 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 46 में ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताओ। तो सबसे पहले एक रोम्बस बना लेते हैं। इसमें बोला इसने जो इसके विकर्ण है उस एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। हमें इसका परिमाप निकालना है, यानी कि हमें पैरामीटर निकालना है। तो परिमाप क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री, सभी भुजाओं का जोड़। अगर इसको नाम दे ए बी सी डी, तो यहाँ पर भुजा ए है तो सभी भुजाएं ए हो जाएंगी, क्योंकि रोम्बस में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो सभी भुजाओं का जोड़ कितना हो जाएगा? 4a। तो इसका परिमाप हमें निकालना 4a निकालना है। ये तो हमारे पास है नहीं, तो हमें सबसे पहले a निकालनी पड़ेगी। अभी पीछे हमने सीखा था कि अगर हमें डायगोनल्स दे रखे हों तो हम वहाँ से साइड से निकाल सकते हैं। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, दोनों डायगोनल्स कट करेंगे 90 डिग्री पे और इस डायगोनल को भी बराबर हिस्सों में बांट देंगे। अगर ये डायगोनल 24 था तो 12 इस साइड हो जाएगा और 12 इस साइड। ऐसे ये पूरा डायगोनल 10 था तो 5 इस साइड और 5 इस साइड। पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। 90 डिग्री के सामने कौन है? हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 144 जमा 25, ए स्क्वायर हो जाएगा 169। तो साइड हो जाएगी यहाँ से 13, दोनों साइड वर्गमूल करना पड़ेगा। ए यहाँ से निकल कर आगे यहाँ पर पुट कर लेंगे 4a। तो 13 चौके 52 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा 47 में ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताओ। तो हमें ए स्क्वायर निकालना है। ये होता है d1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस में d2/2 का होल स्क्वायर। फिगर से हमने समझ लिया, डायरेक्ट कर लेंगे। अब साइड तो हमें निकालनी है। डायगोनल 1 दे रखा 6 सेंटीमीटर, उसका आधा करेंगे 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। डायगोनल 2 दे रखा 8 सेंटीमीटर, आधा करेंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25। यह है ए स्क्वायर के बराबर, दोनों साइड वर्गमूल करेंगे तो ए आ जाएगा 5। हमें निकालना परिमाप। परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, यानी कि 4a। तो 5 चौके 20 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि बताओ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल के बेसिक को समझ लेते हैं। अगर ये एक वर्त है और ये इसका केंद्र है, तो केंद्र से वर्त पर खींची गई रेखा ये कहलाती है रेडियस, यानी कि त्रिज्या। तो इस साइड भी ये केंद्र से सर्कल पर त्रिज्या रहेगी और ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी डायमीटर, यानी कि व्यास। तो यहाँ से हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। अब इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हमें याद रखना है। यहाँ पर एक सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस यानी कि परिमाप। रेक्टेंगल, वर्ग, इन सब में हम उसको पैरामीटर लिखते हैं और सर्कल में हम इसको सरकमफ्रेंस लिखेंगे। बात एक ही है, परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है? लेंथ ऑफ बाउंड्री। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर। इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा था कि वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यानी कि रेडियस यहाँ पर हमें दे दी 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछा क्या इसकी परिधि बताओ, यानी कि हमें सर्कमफ्रेंस बताना है। उसका फॉर्मूला था 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, रेडियस यहाँ पर 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी ऑप्शन बी। यहाँ से हम एक टेबल को याद रख सकते हैं जिससे हम क्वेश्चन को और जल्दी सोल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर रेडियस लिखें, यहाँ पर लिखे पाई आर स्क्वायर, यानी कि ये एरिया है और ये है सर्कमफ्रेंस, क्या होता है 2 पाई आर। तो जब हमें रेडियस 7 दे तो उसका एरिया हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू को पुट करके देख लेते हैं, 22/7, 7 गुणा 7, तो 7 से 7 कैंसिल, ये हो जाएगा 154। तो एरिया होता है 154 और सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 44। तो जब रेडियस को दुगुना करें, यानी कि ये हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या हो जाएगा उसका 4 गुणा, क्योंकि यहाँ पर आर है और ये यहाँ पर आर स्क्वायर है। तो आर को दुगुना करेंगे तो दुगुना का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि 154 को हमें 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। और सर्कमफ्रेंस में हमें दुगुना किया था 2 से ही फिर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि 44 का 2 गुना, क्योंकि यहाँ पर आर का स्क्वायर नहीं हो रखा, सिर्फ आर ही है।
ऐसे अगर इसका हम 3 गुणा करेंगे तो 7 या 21, तो हमें 154 का फिर 9 गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है आर स्क्वायर। और सर्कमफ्रेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, अगर 3 गुणा किया तो 3 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हम 7 का अगर आधा कर दें यानी कि 3.5 कर दें, तो एरिया का हमें क्या करना पड़ेगा, 1/4 निकालना पड़ेगा। तो 154 था तो इसका हमें चौथा हिस्सा निकालना पड़ेगा। और सर्कमफ्रेंस में हमने रेडियस का आधा किया है तो इसका भी आधा ही करना पड़ेगा। तो 44 का आधा करेंगे तो 22। तो इसको आपको याद रखना है, एक वैल्यू याद कर लो 7 वाली, उससे हम सारी निकाल सकते हैं। अगर दुगुना करें तो एरिया का हमें 4 गुना करना पड़ेगा। सर्कमफ्रेंस तो वैसे ही चलती जाएगी आर के अकॉर्डिंग। दुगुना करेंगे तो सर्कमफ्रेंस भी दुगुनी, 3 गुना करेंगे तो 3 गुनी। क्वेश्चन नंबर 50, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसकी परिधि बताओ। तो जब रेडियस 7 होती है तो परिधि कितनी होती है, 44। तो 7 का इसने दुगुना कर दिया तो 44 का भी हम दुगुना कर देंगे, ये हो जाएगा 88 सेंटीमीटर। डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं, ऐसे समझ नहीं आए तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। यहाँ पर r की वैल्यू को पुट कर लेंगे, r था यहाँ पर 14, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 22 चौके 88, तो 28 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 51, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हमें यहाँ पर दे रखी है 3.5। तो जब रेडियस 7 होती है तो परिधि होती है 44। तो रेडियस का इसने आधा कर दिया तो 44 का भी आधा कर देंगे, यानी कि 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। ऐसे समझ नहीं आए तो फॉर्मूले में पुट कर लेंगे, 2 गुणा 22/7 और रेडियस है 3.5 यानी कि 35/10, 7 5 35 और 5 दूनी 10 से 10 कैंसिल, तो 22 सेंटीमीटर इसकी परिधि हो जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो जब रेडियस 7 होती है तो क्षेत्रफल हमेशा 154 होता है। एक वैल्यू को आप याद कर लेना, फॉर्मूले में पुट करें अगर इसको, तो 22/7, रेडियस है 7, तो 7 गुणा 7, 1 7 से 7 कैंसिल, 7 दूनी 14 से लगी 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। एक वृत्त की त्रिज्या 7.5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो रेडियस हमें दे रखी 3.5। तो जब रेडियस 7 होती है तो एरिया होता है 154। अब इसने रेडियस का आधा कर दिया तो हम इस एरिया क्या करेंगे, 1/4 निकाल लेंगे, क्योंकि वो आर स्क्वायर में जाता है। देखो फॉर्मूले में आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हम 154 का हम क्या कर देंगे, 1/4 निकाल लेंगे। तो 4 3 12, यहाँ से बचेगा 3 4 8 32, 2 बचेगा 4 5 20, तो 38.5 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। या फिर आप फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हो, 38.5 आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो रेडियस है यहाँ पर 14 सेंटीमीटर। जब रेडियस 7 होती है तो एरिया होता है 154। 7 का इसने दुगुना कर दिया तो 154 का हम 4 गुना करेंगे, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, तो 154 का 4 गुना कर देंगे। 4 चौके 16, 4 5 20 और 1 21, 4 कम 4 और 2 6, तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। या फिर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।